Assalamu alaikum, dear friends and dear students. I welcome you again to the series of lectures which is based on the examination of finance account assistant. और इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है ये इंट्रोडक्शन का ही अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, इसका एक हिस्सा है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि अकाउंटिंग जो है ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है और अकाउंटिंग रिपोर्ट इज द इंफॉर्मेशन टू द अकाउंटिंग यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजंस। हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग बिजनेस की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करता है अकाउंटिंग यूजर्स को, ताकि अकाउंटिंग यूजर जो है ये फैसला कर सके बिजनेस के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फैसला कर सके जो फैसला सही होगा। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि हु आर दीज अकाउंटिंग यूजर्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और इन यूजर्स में जो पहला यूजर है दैट इज ओनर्स और शेयर होल्डर्स। ओनर्स और शेयर होल्डर्स का मतलब होता है मालिक, बिजनेस क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक जिसकी हम अकाउंटिंग करते हैं। तो एक मालिक को अपने बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस के बारे में फैसला कर सके। फैसला क्या करना है? फैसला यही करना है कि क्या बिजनेस को एक्सपैंड करना है, कंट्रैक्ट करना है, बंद करना है। तो ये सारे फैसले करने से पहले एक मालिक के पास अपने बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बिजनेस में आमदनी कितनी है, खर्चे कितने हैं, प्रॉपर्टीज कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है कि हर साल प्रॉफिट घट रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक ओनर के पास होनी चाहिए ताकि एक ओनर बर वक्त सही फैसला कर सके अपने बिजनेस के बारे में। ओनर के साथ साथ मैंने और एक टर्म यहाँ लिखी है, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स आर आल्सो द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। लेकिन ये जो टर्म शेयर होल्डर्स है ये खास बिजनेस के फॉर्म के साथ इस्तेमाल किया जाता है और उस बिजनेस फॉर्म को हम कंपनी कहते हैं, क्योंकि बिजनेस के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जिसमें एक ही मालिक होता है, पार्टनरशिप होता है जिसमें मालिक दो या दो से ज्यादा होते हैं, अप टू 50 या अप टू 100, और उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, उसके बाद ज्वाइंट हिंदू फैमिली होता है, और सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड कंपनी। और कंपनी के मालिक को हम या मालिकों को हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, दैट इज द सेपरेट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इंशाल्लाह लेटर ऑन। तो फिलहाल आप याद रखेंगे कि शेयर होल्डर्स भी कंपनी के मालिक होते हैं या बिजनेस के मालिक होते हैं और इनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए बिजनेस के बारे में ताकि ये बर वक्त अपने बिजनेस के बारे में सही फैसला ले सके। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट आर द ग्रुप ऑफ पीपल, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। इसको प्रोसेस भी कहा जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी कहा जाता है, मैनेजमेंट को एक्टिविटी भी कहा जाता है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो प्लान्स बनाते हैं बिजनेस के बारे में और फिर उन प्लान्स को फिर एग्जीक्यूट करते हैं और करवाते हैं, वो मैनेजमेंट होती है। तो मैनेजमेंट जो प्लान्स बनाते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं, फिर ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव हमने तय किया, जो हमने प्लान बनाया था, क्या वो सही तरह से एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, इस प्लान का रिजल्ट क्या हमें हासिल हुआ, जो रिजल्ट हमें हासिल करना था, जो प्रॉफिट हमें अचीव करना था, क्या वो प्रॉफिट हमें अचीव हुआ कि नहीं हुआ, जितने खर्चे हमें लगाने थे क्या उतने ही लगे कि उससे ज्यादा लगे, जितनी इनकम हमें कमानी थी, जितनी सेल्स हमें करनी थी क्या उतनी सेल्स हमने अचीव की कि नहीं की, जितनी प्रॉपर्टीज को हमने बढ़ाना था या लायबिलिटीज को कम करना था, कि साल के आखिर में क्या हमने वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए कि नहीं किए। लेकिन एक मैनेजमेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम उसको कहेंगे या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहेंगे, ये इनको अकाउंटिंग से ही मिलती है, ताकि मैनेजमेंट ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद जो आने वाले जो सालों के लिए प्लान्स बनाने हैं, तो इसी इंफॉर्मेशन को कंसिडर करके आगे आने वाले सालों के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं और ये सही प्लान साबित होते हैं। सही ये प्लान, सही टेक्निक, ये सभी साबित होंगे जब इसको किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बनाया गया होगा, और वो इंफॉर्मेशन जो है एक मैनेजमेंट को अकाउंटिंग के जरिए ही हासिल होती है। नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स और पोटेंशियल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्होंने बिजनेस को उधार दिया होता है, जिन्होंने बिजनेस को लोन दिया होता है, तो दोज आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। और पोटेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब होता है जो देना चाहते हैं या जिनसे हमने मांगा होता है। हमने किसी बैंक से लोन मांगा, तो अभी बैंक ने लोन नहीं दिया, लेकिन हमने मांगा, तो ये बैंक जो हमारा पोटेंशियल क्रेडिटर बनने वाला है या क्रेडिटर बनने वाला है, अभी बना तो नहीं है लेकिन बनने वाला है, तो ऐसे क्रेडिटर्स को पोटेंशियल क्रेडिटर्स कहते हैं। तो जो जिसने उधार दिया, जिस क्रेडिटर ने हमें उधार दिया, जिस बैंक ने, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, जिस इंडिविजुअल ने उधार दिया, हमें उधार दिया, बिजनेस को उधार दिया, तो वो तो चाहेगा ना कि जिस बिजनेस को मैंने उधार दिया है मैं देखूं कि ये बिजनेस क्या तरक्की कर रहा है, क्या मेरा पैसा तो कहीं जाया नहीं हो रहा है, क्या इस बिजनेस के एसेट्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं,
क्योंकि ऐसा भी हो सकता है उधार दिया, बिजनेस के सारे एसेट्स खत्म हो गए, बिजनेस का ब्रेकडाउन हो गया, बिजनेस बैंकक्रप्ट हो गया, तो जो उसने उधार दिया होता है कि वो किससे पैसे मांगे, क्योंकि बिजनेस के पास तो कुछ रहा नहीं है। तो उधार देने वाले को भी लगातार हमें नजर रखनी पड़ती है कि मेरा जो पैसा है ये करोड़ों में भी हो सकता है, लगातार नजर रखता है कि मेरा पैसा कहीं डूब तो नहीं रहा है, ताकि वो भी बर वक्त फैसला कर सके। ये उधार देने वाला कोर्ट में भी जा सकता है अगर उसको लगेगा कि मेरा पैसा डूब रहा है, ये बिजनेस तरक्की नहीं कर रहा है, इस बिजनेस के एसेट्स खत्म हो रहे हैं, तो क्रेडिटर्स कैन गो फॉर द लिक्विडेशन, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स लिक्विडेशन। वो जबरदस्ती इस बिजनेस को बंद करवा सकते हो और अपना पैसा वसूल कर सकते हैं अगर क्रेडिटर को लगा कि मेरा पैसा खत्म हो रहा है, मेरा पैसा डूब रहा है, तो दैट्स कॉल्ड क्रेडिटर्स लिक्विडेशन। तो लेकिन क्रेडिटर भी ये फैसला तभी कर सकता है जब क्रेडिटर को बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, और वो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के जरिए ही एक क्रेडिटर को हासिल होती है। इसी तरह पोटेंशियल क्रेडिटर्स वो होते हैं जो उधार देना चाहते हैं या जिनसे हमने उधार मांगा होता है, तो वो भी उधार देने से पहले देखेंगे क्या हमें इंटरेस्ट मिलेगा, बिजनेस कमाता कितना है, बिजनेस की प्रॉपर्टी कितनी है, क्या हमारी ये जो हम लोन दे रहे हैं क्या ये इसी के रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद ही एक क्रेडिटर ये फैसला लेता है कि मुझे लोन देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज सप्लायर्स। तो सप्लायर्स वो होते हैं जो बिजनेस को सप्लाईज देते हैं, लाइक मशीनरी देता है, फर्नीचर देता है, रॉ मटेरियल देता है, इनको बोलते हैं सप्लायर्स। तो सप्लायर भी पहले सप्लाईज देने से पहले, क्योंकि करोड़ों में सप्लाईज होती है तो उसमें इंस्टॉलमेंट्स में भी पैसे लेने होते हैं, उधार में भी सप्लाईज देनी होती है, तो ये सप्लायर भी पहले इंश्योर करता है कि क्या जिसको मैं सप्लाई कर रहा हूँ, जिस बिजनेस को मैं सप्लाईज दे रहा हूँ, क्या ये उस सप्लाईज का पैसा जो है चुका सकता है, दे सकता है, नहीं दे सकता, इसका रिकॉर्ड कैसा है, ये अपनी इंस्टॉलमेंट चुका सकता है, नहीं चुका सकता है। तो एक सप्लायर भी पूरी तरह इंश्योर करना चाहता है सप्लाई करने से पहले कि इस बिजनेस को सप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और सप्लायर को भी ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के जरिए ही मिलती है। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट को कितने सारे या कहते हैं पॉलिसीज बनाता है गवर्नमेंट, और वो पॉलिसीज दोज पॉलिसीज हैव द इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। तो एक गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाता है तो गवर्नमेंट को देखना है कि जो मैं पॉलिसी बना रहा हूं क्या इसका इम्पैक्ट बिजनेस पर क्या रहेगा, और वो देखने से पहले गवर्नमेंट ये भी देखता है कि जिन बिजनेस के लिए मैं पॉलिसीज बना रहा हूं ये बिजनेस इनकम कितनी जनरेट करते हैं, ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, टैक्सेस कितना पे करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को एक अकाउंटिंग से हासिल होती है, और ये सारी इंफॉर्मेशन को कंसिडर करने के बाद ही गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाता है, बजट बनाता है। ये सारी चीजें जो बनती हैं ये सारी इंफॉर्मेशन को कंसिडर करके ही की जाती है। गवर्नमेंट नेवर वांट दैट कि ऐसी पॉलिसी बने विच इज डेट्रीमेंटल फॉर द बिजनेस, जो बिजनेस के लिए ठीक ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर एक मुल्क की ग्रोथ चाहिए तो वो बिजनेस के जरिए हासिल हो सकती है। बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में यही फर्क होता है कि एक एम्प्लॉयमेंट जो होता है, एम्प्लॉय जो होता है, ये खुद को बेनिफिट पहुंचाता है, नो डाउट उस ऑर्गेनाइजेशन को भी पहुंचाता है जहां वो काम करता है, लेकिन बिजनेस जो होता है ना इसके हजारों डायमेंशंस होते हैं, ये अलग अलग तरीके से पूरी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाता है। ये प्रोडक्शन में भी फायदा पहुंचाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में फायदा पहुंचाता है, इसकी जो बैकवर्ड लिंकेज होती है, फॉरवर्ड लिंकेज होती है, दोनों को फायदा पहुंचाता है। ये यहां से सप्लायर को फायदा पहुंचाता है, वहां से रिटेलर को फायदा पहुंचाता है, ये बैंक्स को फायदा पहुंचाता है, ये बैंक्स की अर्निंग को बैंक्स के लोन को प्रोडक्टिवली यूज करता है, ये गवर्नमेंट को टैक्सेस देता है। तो बिजनेस के हजारों फायदे हैं एक इकोनॉमी को, और एक गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से किसी बिजनेस को नुकसान हो। जो रैशनल गवर्नमेंट होती है, रैशनल गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उनकी पॉलिसी से किसी बिजनेस को नुकसान हो, क्योंकि अगर बिजनेस को नुकसान होता है तो वो डायरेक्टली इकोनॉमी को, गवर्नमेंट को ही नुकसान होता है, कंट्री को नुकसान होता है। तो एक गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले दे डू एसरटेन द बिजनेस इंफॉर्मेशन, और उसके बाद ही पॉलिसीज को बनाया जाता है। इसी तरह लीगल अथॉरिटीज रिलेटेड है, क्योंकि लीगल अथॉरिटीज को तो गवर्नमेंट की होती है, तो बहुत सारे कवानीन बनते हैं बिजनेस के लिए बहुत सारे कवानीन बनते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, तो बहुत सारे MRTP अगर आपने सुना होगा ये भी एक एक्ट है, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट है, तो बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे कवानीन बिजनेस के लिए बनते हैं। और लीगल अथॉरिटीज भी कोई भी कानून बनाने से पहले या इम्पोज करने से पहले लीगल अथॉरिटीज देखती है कि इस कानून का असर बिजनेस पर क्या पड़ेगा, बिकॉज लीगल अथॉरिटीज डू ऑल्सो नो दैट बिजनेस कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द वेरी पर्टिकुलर इकोनॉमी। तो कोई भी पॉलिसी या कोई भी क्या कहते हैं लॉ बनाने से पहले वो देखते हैं इसका लॉ का इम्पैक्ट क्या होगा, और वो
लॉ को तरतीब देने से या बनाने से पहले वो बिजनेस की इंफॉर्मेशन को ड्यूली कंसिडर करते हैं और वो इंफॉर्मेशन उस लॉ एजेंसी को, उस लॉ अथॉरिटी को अकाउंटिंग के जरिए ही हासिल होती है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड इकोनॉमिस्ट्स। तो इकोनॉमिस्ट्स दे मेक द इकोनॉमिक पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या बजट जो बनते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसीज इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती है एक मुल्क में, तो इकोनॉमिस्ट्स पहले बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन हासिल करके ही किसी पॉलिसी को मुरतब करते हैं, बनाती है, ताकि कोई भी पॉलिसी जो बने वो बिजनेस को सपोर्ट करे, आम लोगों के सपोर्ट में हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सपोर्ट में हो, प्रोडक्शन के सपोर्ट में हो, तो ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती है। तो इकोनॉमिस्ट्स भी कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी, कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने से पहले वो सारी पूरी कंट्री की जो बिजनेस है उनकी इंफॉर्मेशन को कंसिडर करके ही पॉलिसी बनाते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन अगेन अकाउंटिंग के जरिए हासिल होती है। बट यू शुड रिमेंबर दिस ऑल इंफॉर्मेशन विच इज supplied by the accounting is financial information. And the last one is scholars. Scholars, you know, the researchers research करते हैं, they help in contributing the new knowledge, new information in the society. उनका मकसद यही होता है कि हम सोसाइटी में जो है नॉलेज को ऐड करें, कोई नई बात बोले, कोई नई क्या कहते हैं, कोई नई थीसिस दे। तो लेकिन ये सारी जो रिसर्चर जो भी बात बोलता है, जो भी इसकी रिसर्च होती है, दैट रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन क्या कहते हैं फैक्ट्स। रिसर्च की जो थीसिस होती है, उसकी जो रिसर्च होती है, दैट रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स। तो तभी जाके तो वो रिसर्च एक्सेप्ट होगी। अगर वो फैक्ट्स पर मबनी नहीं है, अगर वो इंफॉर्मेशन पर मबनी नहीं है, तो दैट रिसर्च विल बी नॉट कंसिडर्ड, दैट रिसर्च विल बी रिजेक्टेड। तो इसलिए एक रिसर्चर भी अपनी रिसर्च को फैक्ट्स पर, इंफॉर्मेशन पर ही बेस करता है। वो एक रिसर्चर को भी अगर उसकी रिसर्च बिजनेस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में है, इकोनॉमिक्स के बारे में है, तो वो रिसर्चर भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है, सो दैट टू बेस हिज रिसर्च ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन इस रिसर्चर को, इस स्कॉलर को अकाउंटिंग के जरिए हासिल होती है। सो दीज आर अ फ्यू अकाउंटिंग यूजर्स ऑफ बिजनेस। देयर कैन बी मेनी मोर, यू कैन सी दोज accounting users, and if you want, if I missed some accounting user, you can write to me, you can tell me, sir, we have not understood this, though it's a very easy topic, it's not difficult at all, it's a theoretical one, इसमें numerical ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ technical चीजें जरूर इसमें हैं जो मैंने कोशिश की आपके साथ डिस्कस करने की। अगर कुछ रह गया होगा तो आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे बोल सकते हैं, दैट I'll be happy to answer any of your question, any of your confusion. So this was all for today's lecture. Inshallah, we'll be meeting with some next topic in my next lecture. Until then, I wish you best of luck. Allah Hafiz. Take very good care of yourself.